चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे, ये समझने के लिए कि हमारी आज की दुनिया आखिर बनी कैसे, इसकी जड़ें कहाँ हैं, पता करते हैं। अब देखिए, इतिहास को समझना ना एक बहुत बड़े समंदर को समझने जैसा है। तो इसे आसान बनाने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, वो इसे अलग अलग हिस्सों में मतलब अलग अलग दौर में बांट देते हैं। इससे ना बड़े बड़े बदलावों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, तो मोटे तौर पर इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, प्राचीन काल, फिर आया मध्यकाल और फिर वो दौर जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, आधुनिक काल। और यकीन मानिए, हर काल में लोगों के जीने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया था। तो सवाल ये है कि ये आधुनिक काल, ये मॉडर्न एरा आखिर शुरू कैसे हुआ। इसकी कहानी ना एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। एक ऐसी चिंगारी जो 15वीं सदी के यूरोप में भड़की और जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। इस आंदोलन का नाम था पुनर्जागरण या रेनेसा। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, फिर से जागना। और ये सचमुच एक जागरूकता ही थी जिसने यूरोप को सदियों की नींद से जगाया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? पहले लोग पुरानी बातों, पुरानी परंपराओं को बस मान लेते थे, लेकिन पुनर्जागरण ने लोगों को सिखाया, नहीं, रुको, सवाल पूछो, हर चीज पर सवाल उठाओ। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और इसी सवाल पूछने की आदत से जन्म हुआ साइंटिफिक मेथड का। मतलब अब लोग सिर्फ ये नहीं मानते थे कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो सच है। नहीं, अब वो खुद एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके सच का पता लगाने लगे थे। अब ये जो खोजबीन का जज्बा था ना, ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं रहा। इसने तो समंदर की लहरों पर सवार होकर नाविकों को अनजान दुनिया की खोज में भेज दिया। और इसी जज्बे ने कुछ कमाल की यात्राओं को जन्म दिया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकल पड़े और उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप खोज निकाला। फिर कुछ ही साल बाद 1498 में वास्को डी गामा समंदर के रास्ते भारत पहुंच गए। इन यात्राओं ने तो दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब जब ये नए रास्ते खुले तो व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो इसने बेहिसाब दौलत पैदा की। और इसी दौलत ने एक और बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी, जिसे हम जानते हैं औद्योगिक क्रांति के नाम से। इस क्रांति ने समाज को कह सकते हैं 2 नए हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे पूंजीपति, मतलब फैक्ट्री के मालिक, जिनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना। और दूसरी तरफ थे मजदूर, जो उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। अब सोचिए, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं, इन्हें चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए थीं। एक सस्ता कच्चा माल, और दूसरा अपना बना हुआ सामान बेचने के लिए नए बाजार। और इन दोनों चीजों की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। तो अपनी इसी भूख को मिटाने के लिए यूरोप के ताकतवर देशों ने क्या किया? उन्होंने दुनिया के दूसरे कमजोर देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसी कब्जे की प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेशवाद। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ रहे थे, इनके खिलाफ एक और बहुत ताकतवर आइडिया फैल रहा था। वो आइडिया था आजादी का, स्वतंत्रता का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। वहां लोगों ने ताकतवर ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी हासिल की, एक नए देश की नींव रखी। और ऐसी ही आज़ादी की लड़ाई जुल्मी शासन के खिलाफ हमें फ्रांस में भी देखने को मिली, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। तो इन क्रांतियों का नतीजा क्या निकला? दुनिया को 2 बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत मिले। पहला स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, और दूसरा समानता यानी इक्वालिटी। ये वो आइडियाज थे जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने वाले थे। तो अब देखते हैं कि यूरोप से उठी बदलाव की ये लहरें आखिरकार भारत के किनारों तक कैसे पहुंची। देखिए, यूरोप के व्यापारी भारत आए तो थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे खासकर अंग्रेजों ने यहाँ के राजा महाराजाओं को हराकर वो व्यापारी से शासक बन बैठे, और यहीं से भारत में उनके राज की शुरुआत हुई। और ये राज कोई छोटा मोटा नहीं था। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत की, और इस लंबे समय में उन्होंने भारत के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल अपने देश यानी ब्रिटेन के फायदे के लिए किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, उसी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता और समानता जैसे नए विचारों से मिलवाया। और मजे की बात देखिए, इन्हीं विचारों ने आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भड़का दी। अब यहाँ एक और बात जानना जरूरी है। जेम्स मिल जैसे कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को देखने का एक अलग ही नजरिया पेश किया।
उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या किसी देश के इतने लंबे हजारों साल के इतिहास को सिर्फ उसके राजाओं के धर्म के आधार पर बांट देना ठीक है? क्या इससे उस देश की पूरी कहानी सामने आ पाती है? ये सारी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इतिहास को कैसे समझते हैं और जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं उनके पीछे का सच क्या है। सरकारी कागजात, पुरानी चिट्ठियां, जनगणना के आंकड़े, ये सब हमें क्या बताते हैं? यूरोप की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आधुनिक काल की ये कहानी आज भी हमारी दुनिया को बना रही है, बदल रही है। सोचने वाली बात यह है कि अगली बड़ी लहर हमें कहाँ ले जाएगी।